नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही सेंसिटिव और जो सबसे ज़्यादा चर्चा और डिस्कशन में है उस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। और कई सवाल हैं बड़े जिन पर लोग अलग अलग तरह की ओपिनियंस दे रहे हैं। जैसे क्या मोबाइल और इंटरनेट की लत किसी बच्चे को, ख़ास तौर पर एक टीनेजर या प्री टीन बच्चे को, आत्महत्या करने के लिए उकसा सकती है? क्या दिन रात किसी गेमिंग ऐप में डूबे रहना, चाहे भले ही वो किसी दूसरी भाषा का क्यों ना हो, इंटरनेट के थ्रू ऐसी वेबसाइट्स या फिर इस तरह के ऐप से जुड़ना जो किसी दूसरे देश और दूसरी भाषा में हो और उस कंटेंट में इतना डूब जाना कि उसकी लत लग जाना। और अगर माँ बाप उस मोबाइल को या उस कंटेंट से दूर करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो वजह बन सकता है कि कोई छात्र आत्महत्या जैसा कदम उठा ले? देश में आज दो मामलों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। एक मामला भोपाल से सामने आया, वजह मोबाइल ऐप और गेमिंग। बताया जा रहा है कि 14 साल के एक स्टूडेंट ने मोबाइल और गेमिंग ऐप से दूर किए जाने पर अपनी जान दे दी। और दूसरा सनसनीखेज मामला सामने आया दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी से, जहां पर 3 टीनेजर लड़कियों की गिरने से मौत हो गई। सुसाइड नोट भी बताया जा रहा है, दीवार पे मैसेजेस मिले हैं, डायरी मिली है, सब कुछ मिला है। हालांकि पुलिस कई मामलों से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस चीज़ को लेकर चर्चा है वो ये कि मोबाइल, इंटरनेट, गेमिंग, कंटेंट, इन सब से ये लड़कियां काफ़ी वक्त से जुड़ी हुई थी। और इन सब पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रियंका कंजीलाल जी हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं जानी मानी। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। प्रियंका जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या मोबाइल ऐप्स या गेमिंग ऐप्स या ओवरऑल इंटरनेट की मैं अगर बात करूं तो वो क्या किसी स्टूडेंट को या किसी भी एज के शख्स को प्रेरित कर सकते हैं कि वो आत्महत्या कर ले? मतलब ऐसी क्या किक है इस मोबाइल और गेमिंग में कि इतना एक्सट्रीम हो जा रहा है कि कोई बच्चा, खासतौर पर टीन, एक आत्महत्या का कदम उठा सकता देखिए, आत्महत्या खुद में ही एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों ने ये गेमिंग ऐप कई सालों से शुरू किया है। कोविड के टाइम से ही वो लोग स्कूल जाना स्किप कर रहे थे और इस गेमिंग में जुड़ चुके थे। 12 से 16 साल के बीच की थी तीनों लड़कियां। इसी एज ग्रुप में डेवलपमेंट होता है। एरिक्सन्स का साइकोसोशल डेवलपमेंट मॉडल यही कहता है कि इस एज ग्रुप में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी होती है। मतलब एक बच्चा इधर कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट हो सकता है, नहीं तो फिर वो अपने आप को इस चीज़ में खो सकता है। एडिक्शन की बात करें तो ये आती है क्योंकि एडिक्शन में एक डोपामिन रिलीज़ होता है, एक रिवॉर्ड, जैसे कि अच्छा फील होना। तो ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिसमें सब बच्चे एक साथ खेल रहे हैं विदाउट सीइंग ईच अदर, एक एनोनिमिटी है, वहाँ पे एक पीयर प्रेशर भी है पार्टिसिपेट करने का, रिवॉर्ड्स गेन करने का। और ये डोपामिन जो रिवॉर्ड सिक्रेटरी एक हार्मोन है, तो इसके कारण वो उस चीज़ की लत लग जाती है? है। डोपामिन मतलब एक खुशी का एहसास होता है। यस, डोपामिन इज़ द हैप्पी हार्मोन। तो डोपामिन हमारे नेचुरली ब्रेन में रहता है जब हम एग्ज़ाम में पहला आते हैं, हम स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, हम जब नेचुरली कुछ उसको अच्छा करते हैं। और जब किसी चीज़ की एडिक्शन लगती है जो कि एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तब उसमें वो गड़बड़ हो जाती, इम्बैलेंस्ड हो जाती है। और डॉक्टर, सवाल ये आता है कि इस सब के बीच में बच्चे इमोशनली कैसे कमज़ोर हो जाते हैं? उन्हें समझ नहीं आता कि इमोशन को कैसे हैंडल करना है, क्या रियल है, क्या वर्चुअल है। वो रियल लाइफ का भी बहुत सारा फन और गेमिंग खो रहे हैं उस रियल लाइफ या कह लीजिए उस वर्चुअल लाइफ के लिए, जो शायद है भी नहीं और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। वो यस। उसके नेगेटिव जो हम इम्पैक्ट्स देख रहे हैं वो ज़्यादा है। यस, सो इट इज़ मोर ऑफ एस्केपिज्म। ये नहीं है कि वो नेचुरली इस चीज़ को ले रहे हैं। देखना पड़ेगा इस केस में क्या प्रॉब्लम था, बच्चों का पेरेंटिंग, बच्चों का परवरिश, वो उनका सोशियो एनवायरनमेंट जो एक कल्चर रहता है वो क्या थी। हम इसी वक्त किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकते कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो यही है कि 3 बच्चियां थी एंड दे वर फ्रॉम स्टेप मदर्स। तो एक जो बड़ी थी वो उनकी बॉस कहलाती थी और बाकी दोनों उनको अपने सबॉर्डिनेट कहते थे। और ये हैं 12 से 16। तो अगर आप कोविड से देख लेंगे तो 2019-20 से ये लोग बिल्कुल बच्चियां थी और 11 साल तक की थी।
जबकि एक बच्चे का मानसिक विकार होता रहता है, वो एक फॉर्मेटिव स्टेज में है, उसी टाइम से अगर ये लत लग चुकी है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग कहीं ना कहीं इमोशनली डिप्राइव्ड फील कर रहे थे, अपने ही घर में हो सकता है, अपने ही स्कूल में जहाँ वो जाना बंद कर दिए, और एक दूसरे पे डिपेंडेंस बढ़ गया था। तीनों हमेशा एक साथ रहना, एक ही गेम पे फोकस करना, एक ही चीज़ में लगे रहना, ये चीज़ उनको बस इसी चीज़ के अंदर और ज़्यादा एंट्रैप कर रही थी। वो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखिए कि जो दीवारों पे मैसेजेस लिखे हैं या उन्होंने डायरी लिखी है, इंग्लिश में भी जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और लोग बता रहे हैं कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी और जा भी नहीं रही थी, लेकिन एक डिफरेंट लैंग्वेज के कंटेंट के लिए ऑब्सेशन हो जाना, कोरियन। आप सोचिए कि ऐसा तो हमने देखा है कि टूटी फूटी अंग्रेज़ी में या कोई बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट में चला गया, कुछ आता है, कुछ सीख लिया, कुछ मोबाइल स्मार्टफोन के थ्रू चीज़ें डेवलप हो गई, लेकिन लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग है। कोरियन लैंग्वेज है, अपना स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है तीनों बहनों ने, और उसके नीचे जो नाम लिखा है वो भी कोरियन में नाम लिखा है, और डायरी में लिख रही है वी लव कोरियन कंटेंट, उन्हीं का ही म्यूजिक, उन्हीं का ही कल्चर वो सब देख रहे हैं। तो एक डिफरेंट लैंग्वेज के लिए, जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज भी नहीं, इंग्लिश तो तब भी हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, उसके लिए ऐसा ऑब्सेशन कैसे पैदा हो जाता है? पहली बात तो एज ए साइकेट्रिस्ट मैं ये कहूँगी कि लैंग्वेज या फिर वर्ड्स का करेक्ट होना मैटर नहीं कर रहा, कंटेंट मैटर कर रहा है। उन्होंने ये लिखा था आई एम अलोन, आई एम लोनली, तो इसका मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी पहले से ही उनके अंदर आ चुकी थी, उनके पास कोई नहीं था जाने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, अपना चीज़ शेयर करने के लिए। और रही बात ये कोरियन चीज़ का, तो ये चीज़ हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, और स्पेसिफिकली जेन ज़ी जनरेशन में काफ़ी फेमस है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग, लेकिन BTS से लेके शुरू करके, म्यूज़िक से लेके शुरू करके, उनकी मूवीज़ तक ये है कि हाँ, कोरियन मूवीज़ आर वेरी सेंसिटिव, उसमें उतना वायलेंस नहीं होता है, लेकिन इस गेमिंग में बहुत वायलेंस था। तो ये क्या कर रहा था, ये बच्चों को डिसेंसिटाइज कर रहा था इमोशनली। दे वेर गेटिंग इनटू अ स्टेट ऑफ नो एम्पैथी स्टेट, जहाँ पे एक दूसरे के लिए जो हम नॉर्मली एम्पैथी फील करते हैं, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, वो नहीं फील कर पा रहे थे। तो ये आई वोंट से कि ये कोई दूसरी भाषा का प्रॉब्लम है या फिर एक ऑनलाइन गेमिंग का प्रॉब्लम है, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको अगर पहले से ही शुरुआत से ऑब्जर्व करके उसको वहीं पे अगर सॉर्ट आउट किया जा सकता तो ये हम आज प्रिवेंट कर सकते थे। आपने कहा कि ये साइकोलॉजिकल एंगल है, और वो दिखता भी है साफ साफ, जहाँ वो लिख रही हैं आई एम अलोन, आई एम ऑल अलोन, आई एम अलोन, बार बार उस चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई नहीं था जहाँ शायद वो अपनी हीलिंग के लिए किसी से बात कर पाती, या उनके अंदर क्या चल रहा है उसको वो रिलीज कर पाती। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 3 बच्चियाँ, टीन और प्री टीन, बहुत टाइम से स्कूल जाना पसंद नहीं कर रही थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, दैट मीन्स घर से बाहर भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा सोशल एक्सपोजर उनका बचा नहीं था या उन्होंने रखा नहीं। तो एक जो सोशल विड्रॉल की स्टेट होती है जिसमें वो बच्चियां नज़र आती हैं, तो ऐसे सिम्टम्स मुझे लगता है कि घर में पेरेंट्स को कैसे पहचानने चाहिए कि आपका बच्चा कब एकदम से सोशली अपने आप को विड्रॉ कर रहा है और वो उसका अटेंशन कहाँ जा रहा है। तो इन बच्चों में यूजुअली हम सोचते हैं कि बच्चे डिप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। ये जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हम इस केस में देख रहे हैं, ये सारे लेकिन डिप्रेशन में पाया जाता है। सोशल विड्रॉल, दूसरों से बात नहीं करना, किसी और से शेयर नहीं करना, ऑनलाइन किसी चीज़ में अपना पूरा टाइम देके उसमें अपना एस्केप ढूंढना, तो ये सारे लक्षण लेकिन डिप्रेशन के ही थे। तो हो सकता है कि बहुत पहले से ही इन लोगों के अंदर डिप्रेशन आ चुकी थी और इस गेमिंग ने उनको बस एक ज़रिया दे दिया वेंट आउट करने का, एक रिवॉर्ड सिस्टम दे दिया खुश होने का। और ये जो उनकी बड़ी जो बहन थी, जो सबसे बड़ी थी और जो कि पहले मदर से आई थी, हो सकता है कि इनका इन्फ्लुएंस, जो हम इमोशनल कंटेजियन बोलते हैं, इसके चलते और दोनों को इसी चीज़ में आके एक ग्रुप सुसाइड बोल सकते हैं हम इसको, जो कि आज
हम वैसे आज डॉक्टर फेस मुझे कर लगता रहे है कि हैं। हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें बहुत सारे और एंगल भी हैं ही। फादर डेफिनेट की 2 शादियां हुई थी, जी, बहुत सारे और एंगल है, जी, मुझे लगता है उस पे बहुत कुछ जी, सामने आ सकता है। इट्स वेरी लेकिन इसको एक कॉम्प्लेक्स। सोशल, हाँ, एक सोशल प्रॉब्लम की तरह, और आजकल ये जो जेन अल्फा है यस, या फिर जो जेन जी है, यस। उनके लिए पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है वो बहुत चैलेंज बनती जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप देखिए आजकल पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों का डिवाइस के साथ एक्सपोजर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आधे टाइम तो स्कूल ऑनलाइन मोड में ही रहते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम घर में इंटरनेट नहीं रखेंगे या आपसे परमानेंट फ़ोन या डिवाइस छीन लेंगे। जी। तो कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चों को? देखिए, कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन का आया था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, स्क्रीन टाइमिंग को लिमिट करना है। बच्चों को स्पेसिफिक चीज़ें ही स्क्रीन में डालनी चाहिए और उसमें पासवर्ड होना चाहिए। पेरेंट्स को काफ़ी ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। और आजकल के जो जेनजी या अल्फ़ा वाले बच्चे हैं, दे आर हाइपर सेंसिटिव, दे आर क्वाइट इमोशनल। वो इन चीज़ों को हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। शायद इनसे बात करके आपको लगेगा कि इमोशंस के बारे में इनको ज़्यादा पता है, हमें उतना नहीं। तो इस तरीके से हमें उनके साथ वैसे डील करना पड़ेगा कि आपको हमें पर्सनल टाइम देना है, पेरेंट्स को उनको एक 1 टू 1 हमेशा एक स्पेस देना चाहिए। उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको एनकरेज करना चाहिए। फेलियर हो या सक्सेस हो, उनका जो कोशिश है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्रेड्स पे नहीं ध्यान देना है। ये देखना है कि वो अपना काम कर रहा है। हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटडोर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में बैठ के बस पढ़ना नहीं है, बाहर जाना है, कोई एक स्पोर्ट्स में डेली जाना है, कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में उनको इंटरेस्ट लाना है, उनको एक्सपोज करना है। बच्चों को इस तरीके से बड़ा करना है कि वो इमोशनली रेजिलिएंट हो। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो एटलीस्ट शेयर कर पाए, उस चीज़ से तुरंत वापस बाउंस बैक कर पाए और एक क्वालिटी लाइफ जी पाए। तो हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करना है। कभी कभी बच्चे स्पेशली इन दिस जनरेशन अपने माँ बाप से थोड़े दूर हो जाते हैं काफ़ी बिकॉज दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है और वो बन गई है दुनिया समय के कम समय के it is चलते। again having a psychological reason why, because identity versus industry, जैसे कि मैंने बोला, वो अब बचपन को छोड़ के अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे इनके लिए जगह नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस एज ग्रुप में। तो अगर किसी फैमिली मेम्बर जो कि वाइज है अबाउट ऑल दिस थिंग्स, जो कि अवेयर है, जो नॉलेजेबल है और जो कि मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उन बच्चों को सिखा पाते हैं, तो वो उनसे सीखे। और अगर ऐसा नहीं है तो एक साइकेट्रिस्ट, एक डॉक्टर, एक काउंसलर, किसी के पास जाके बात करने में तो कोई हर्जा नहीं है ना, उसमें कोई नुकसान नहीं, उसमें हमेशा फ़ायदा ही है। ये हमारे कंट्री का बहुत बड़ा लैक्यूना है कि हम मेंटल हेल्थ में इतना ज़्यादा पीछे हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई प्रॉब्लम होना मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं, इस चीज़ से बाहर निकलिए। आपके वेलनेस की भी बहुत बड़ी एक रोल है साइकेट्री की। तो इसीलिए डॉक्टर के पास आके आप कभी भी बात कीजिए। और हर स्कूल में काउंसलिंग, साइकेट्री विजिट्स हर वर्किंग प्लेस में कंपलसरी होना चाहिए। मेंटल हेल्थ हैज़ बीन टू लॉन्ग इग्नोर्ड इन आवर कंट्री एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम्स। एक आध केस हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ी देर इसको लेके चर्चा करेंगे, फिर से मेंटल हेल्थ वहीं पे एंड आ मुझे एक जाएगा। और केस याद आता है, थोड़ा पुराना ज़रूर है। उसमें क्या था कि एक 13 साल की बच्ची थी, उसने अपनी मदर को मारने का प्लान किया जस्ट बिकॉज कि वो उसको मोबाइल से दूर कर रही थी। Right. वो गेमिंग की लत में काफ़ी आगे निकल गई। उन्होंने उसको कई बार समझाया कि छोड़ दो, मोबाइल छीना गया, लेकिन एक दिन उन्होंने परमानेंट ले लिया मोबाइल। जी। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा उसका इंटरनल वायलेंस या जो उस टाइम मेंटल कंडीशन था, ऐसा हुआ कि उसने बाथरूम में कोई फ्लूइड गिरा के प्लान किया कि मेरी मम्मी फिसल जाए, इनका सर टूट जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही एक हॉरिफिक सोच थी एक 13 साल के बच्चे में जो आ सकती थी। जी, एज आई सेड, दिस इज़ द फॉर्मेटिव एज। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप कर रही है। कोई अगर गेमिंग उनको वायलेंस में एक्सपोज कर रहा है बार बार, तो उनका जो एम्पैथी है या फिर इमोशनल नॉर्मल रेगुलेशन है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो देख नहीं पाते, उनका विजन बहुत नैरो हो जाता है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, हर बात पे डिसोबीडियंस, हर बात पे उनका एक होता है ना, लाइक स्टबननेस, जिद, बात नहीं करना, इग्नोर करना, पेरेंट्स आ रहे बैठने के लिए लेकिन वो दूर चले जा रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें एक टाइम तक उनको नज़र आ रही है, देन इट्स टाइम दैट यू गो एंड सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं,
और इस चीज़ को पहचान के एक्नॉलेज करना ही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चे हैं ये बोलने से नहीं सुनते। ये एक आम घर की माँ भी कह रही हो सकती है, ये उसकी होम रूम टीचर भी कह रही हो सकती है कि सबको पता है ज्ञान क्या है, सबको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बच्चे को भी मालूम है। यस। तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, जी। तो कैसे डील करें So- उनसे? इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, प्यूनिटिव मोड में पेरेंट्स जाएंगे या टीचर्स जाएंगे, तो बच्चे फिर वॉयलेंट हो So जाएंगे। that is why I use the term expert. It is not about parents और teachers. उनको नहीं पता कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं जिसमें उनका जो cognitive error हो रहा है या फिर जो thought process में एक गलती आ रही है उसको हम करेक्ट कर पाएं. This is called reconstruction, जो कि साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट यूज करते हैं. कुछ एग्जांपल देके बताएंगी? जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी को कहती हूँ कि अब रख दो मोबाइल, बहुत देर हो गई, अब तुम्हारा सुबह शाम मोबाइल चलता है, तो कैसे समझाएं, उससे कैसे बात करें? तो जैसे मैंने बोला, ये एक दिन की तो बात नहीं है. इट विल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस. वो प्रोसेस आप शुरू करेंगे, उस बच्चे को एक साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास ले जाके बात शुरू होगी, उनके साथ एक रैपो बिल्ड होगा, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करेंगे. जो बातें वो पेरेंट्स को नहीं बताते वो उनके थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट को बताएंगे, और फिर हम उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे. हर सेशन में उनका इम्प्रूवमेंट होगा. पेरेंट्स की भी एडुकेशन होगी कि आपको कैसे बिहेव करना है. अब जो प्रॉब्लम हमारे पास आया है तो ये हमें डील करने दीजिए, आप अपना सपोर्टिव नेचर मेंटेन कीजिए, क्योंकि इस एज में ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स से सपोर्ट भी मिले, गाइडेंस भी मिले. लेकिन साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन स्पेसिफिक केसेस में. हम क्या करते हैं, इट्स अ लॉन्ग एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसको हम एक बात में, एक शब्द में तो नहीं बता सकते, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, प्ले थेरेपी होती है, आर्ट थेरेपी होती है, जहाँ पे बच्चों का जो सबकॉन्शियस में थॉट्स चलते हैं वो एक्सप्रेस होके आते हैं. उसके बाद हम वहाँ से एक एक करके पिकअप करके उनको ऑल्टरनेटिव देते हैं जो कि नेचुरल है और जो कि उनके लिए हेल्दी है. जब वो बच्चा धीरे धीरे उसमें ढलने लगता है तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो वो एस्केप उनको नहीं चाहिए, वो खुश है. द मेन थिंग इज़ वो मोबाइल देख के उसको वो डोपामिन हिट मिल रहा है और उसमें वो ब्रेन ऑलरेडी डिसफंक्शनल हो चुका है. वहाँ से उनको निकालने के लिए हमें उनको जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स है उनको एक्सपोज करना डॉक्टर, पड़ेगा. इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मोबाइल बंद कराया, अब ईमानदारी से कहें तो ये गेमिंग्स ऐसे हैं कि हम में से भी कोई खोल कर बैठ जाए तो शायद 5-10 मिनट तक खेल ले. वो ये अलग हो सकता है कि कोई गेम खेल रहा है. एक बार आपको याद होगा टेम्पल रन की जो थी, वो मैडनेस ऐसी चढ़ी, वो बच्चों के लिए नहीं, वो अडल्ट्स के लिए भी था कि पूरी दुनिया टेम्पल रन ट्रेंड कर रही है, पोकेमॉन ट्रेंड कर रहा है. आजकल एक गेम है रोब्लॉक्स, उसके पीछे भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं. ब्लू व्हेल एक गेम आया था, उसके वजह से तो सुसाइड्स भी हुए थे. तो क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? बच्चे क्या ऐसा डील रखें पेरेंट्स के सामने कि अगर ये गेम नहीं तो क्या? जी देखिए, हम ना गेम बंद कर सकते हैं, ना नए गेम्स आने से बंद कर सकते हैं, ना हम एआई को रोक सकते हैं, ना हम चैट जीपीटी को रोक सकते हैं. हमें जो करना है वो है डिलीनिएट बिटवीन व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल. अगर एक 18 साल का बच्चे को गेम खेलना है, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम हमें लिमिट करना है. वो किस चीज़ को एक्सपोज कर रहा है खुद के लिए वो देखना है. अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट है, अगर मेरा बच्चा एम्पैथेटिक है और उसका नेचर चेंज हो रहा है, वो मेरी तरफ हार्श वर्ड्स यूज़ करना, कभी कभी वायलेंट हो जाना, एंगर दिखाना, एग्रेसिव हो जाना, ये सब हो रहा है, तो हमें वहीं पे फुल स्टॉप करना है. वहीं से उनकी थेरेपी, उनकी ट्रीटमेंट और उनका मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है. बच्चे गैजेट्स के बिना रह लेंगे, लेकिन एक आपको समझना है द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द नॉर्मल-सी, ये हमें फिर से रिस्टोर करना है और उनको ठीक गाइडेंस दे के राइट वे में लाना है. तो डॉक्टर, कुछ पेरेंटिंग टिप्स आप उन पेरेंट्स के लिए जो जेन अल्फा के पेरेंट्स हैं या जेन जी के पेरेंट्स हैं? जेन जी तो अब उसमें आ गया कि दे हैव क्रॉस 20s, मतलब दे आर इनटू अर्ली 20s, और जो जेन अल्फा है, ऑल दोस पेरेंट्स आर डीलिंग विद किड्स हु आर बिलो 10 राइट और क्लोजर टू 10, राइट. 11. सो जेन अल्फा के बारे में ये अभी
जेन जी तो फिर भी मतलब दे आर मोर इमोशनल एम्पैथिक, लेकिन जेन अल्फा का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, क्योंकि वो लोग पेरेंट्स को बिल्कुल शट ऑफ कर दे रहे हैं आफ्टर अ एज. They use words like, oh, such toxic parents. Yes, yes. So to understand if there is a problem occurring, then the moment you take them to the doctor, they will be exposed to the normal behavior. They will be understanding what empathy is from an expert's point of view, which the parent is not able to explain to them. आप कुछ भी कर लो वो नहीं मान रहे हैं, तब तो आपको स्टेप लेना ही है, उनको थेरेपी सेशंस के लिए डालना ही है, और इसमें कोई हर्जा नहीं है. दैट इज़ माई होल पॉइंट. आपको ऑब्जर्वेंट होना है, बच्चा कहाँ जाता है, क्या यूज़ करता है, कितना स्क्रीन टाइम है, वीडियोस क्या देख रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई रही है, आपको काफ़ी ऑब्जर्वेंट होना है अंटिल ही इज़ 18. ये एज अ पेरेंट आपको रखना ही है. और अगर कहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, आपको बार बार रेजिस्ट कर रहा है, आपके साथ इल बिहेव कर रहा है, बिहेवियर में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उनको जितना जल्दी हो सके यू जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर और अ साइकेट्रिस्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट हिज थेरेपी. दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बिकॉज ये डिफरेंस आपको एक दिन में तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन कुछ महीनों में आपको ये नज़र आ जाएगी. एज आई सेड, अगर आप एक घर में बैठे हुए अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, तो आज से ही उनका स्क्रीन टाइम चेक कीजिए. अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उनको बोलिए कि बेटा आपको इतने देर तक देखना है. अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको नेगेटिव रेनफोर्स, जैसे कुछ पनिशमेंट बोल दीजिए या फिर रिवॉर्ड. अगर आपने मान लिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी फेवरेट डिश बनेगी. अगर आपने ये नहीं माना तो आपको हम जो भी पार्क में ले जाने वाले थे इवेंट में, वो हम नहीं जाएंगे. आपको इस तरीके से उनको समझाना है. अगर फिर भी नहीं समझे घर में, देन यू कम फॉर द प्रोफेशनल हेल्प एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने जाना कि सबसे पहले तो आपकी नज़र आपके बच्चे पर होनी चाहिए. नज़र का मतलब ये नहीं कि आप उनको घूरते रहें, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा गेमिंग में है, इंटरनेट पर है, क्या सर्फ कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे डॉक्टर ने आपको बताई, कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट पर अब बात हाथ से आगे जा रही है और वहाँ आपको किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर की ज़रूरत है. तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ आने के लिए और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने हमारे आज के पेरेंट्स को बताए. थैंक यू सो मच.